किसान भैया बिन्नाहरों की खेती किसानी संबंधी समस्याओं और उनके समाधान पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में हमारे सभी किसान भैया बिन्नाहरों को स्वागत है। आज के एक कार्यक्रम में हमारे कृषि विशेषज्ञ भी पधार चुके हैं, श्री BL मालवीय जी, उप संचालक कृषि। तो आपको भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भैया बिन्नाहरों के फोन भी आवो शुरू हो गए हैं, तो आप देखते हैं ये पहले फोन पे को है। हेलो जी नमस्कार। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी सर, मैं ग्राम गौर जामर, तहसील देवरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ। चलो भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। जी सर। बताओ भैया, क्या चल रहा हो खेती किसानी में? सर अभी तो कुछ नहीं चल रहा सर, अभी तो एकदम फ्री है और बारिश हो रही है सर। परसों भी पानी गिरा था, कल भी गिरा था और सर आज भी गर्मी है तो लग रहा है कि पानी गिरेगा आज भी। अच्छा, तो अबे मतलब आपने जायद वगैरह की फसलें नहीं लगाई? नहीं सर, पानी की जो व्यवस्था है थोड़ी सी कम है अपने पास में, तो इस बार नहीं लगाई सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं भैया। तो ये कार्यक्रम में क्या जानकारी चाहते हो आप? सर जानकारी सर मुझे नहीं बल्कि जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सभी के लिए मैं एक जानकारी डॉक्टर साहब से चाह रहा था। हाँ। कि सर सोयाबीन हर साल मतलब कुछ ठीक तरह से आ नहीं रहा है और उड़द में सर पीला मोजेक लग जाता है सर। तो विशेषज्ञ की सलाह ये चाहिए थी कि इस बार किस चीज पर विशेष ध्यान दिया जाए, मतलब कौन सी फसल जो ज्यादातर लगानी चाहिए सभी हमारे किसानों को। बहुत अच्छा प्रश्न करो भैया आपने, और ये बारे में जानकारी दुआ रहे हैं आपके लाने। तो आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे कार्यक्रम में पधारे श्री BL मालवीय जी, उप संचालक कृषि। सुनो ध्यान से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। सोयाबीन की खेती लगभग 25-30 सालों से हम करते आ रहे हैं। शुरुआत में जब आपको याद होगा काली सोयाबीन हम बोते थे, उसके बाद पीली सोयाबीन बोने लगे और पैदावार बहुत अच्छी आती थी। 335 वैरायटी प्रथम बार जब आई थी तो इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था और बहुत अच्छा उत्पादन मिलता था। अब लगातार सोयाबीन के ऊपर सोयाबीन बोते जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि सोयाबीन की पैदावार अच्छी नहीं आ रही है। नई वैरायटियां बदल के बो रहे हैं किसान, तब भी पैदावार अच्छी नहीं आ रही। उसके बाद जगह पे उड़द लोग बोते हैं तो उसमें मोजेक की भी समस्या आ रही है। तो इसमें उड़द में क्या हुआ कि जो कुछ नई वैरायटी आ गई है वो आप लगाएंगे तो उसमें मोजेक की समस्या नहीं आएगी। जो हमारी देसी वैरायटियां हैं अपने घर पे बीज उपलब्ध है, उसकी जगह पे आप उड़द की नई वैरायटी आप बोएंगे तो निश्चित रूप से उसमें मोजेक नहीं लगेगा। और जहां पर अच्छी जमीन है, पानी नहीं भरता हो, तो उसमें आप मक्का की फसल भी लगा लें। अभी देख रहे हैं मालवा में लोग बोने लगे हैं, तो मक्का से भी बहुत अच्छी पैदावार मिल रही है। यानी 1 एकड़ खेत में 15 से लगा के 18 तक कुंटल तक पैदावार लोग ले रहे हैं मक्का से। जी, लेकिन मालवीय जी ये में पानी बहुत लगत मक्का में। नहीं, मक्का में क्या है, मक्का में जो खास बात ये है कि मक्का और ज्वार यदि किसान को बोना है तो पानी गिरने के पहली पानी में ही बो दे। बरसात जैसी शुरुआत होती है और बो दे। हम लोग क्या होता है कि 10-15 दिन 20 दिन तो ऐसे ही निकाल देते हैं, तब ये लेट हो जाती है। और इन मक्का और ज्वार की एक खास बात है, एक बार यदि ये उग जाती है तो फिर मरती नहीं है जी। यदि 15 दिन 20 दिन में पानी का गैप हो जाता है तो मरती नहीं है। और जल्दी यदि बोदोगे तो निश्चित रूप से आपकी मक्का जल्दी पक जाएगी और पैदावार भी अच्छी होगी। तो किसान भाई पहले ये देख लें कि हमारी जमीन किस प्रकार की है। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को आया है जहाँ पर बहुत पानी भर जाता है, बरसात में पानी भरा रहता है। यदि पानी भरा रहा तो निश्चित रूप से उसमें मक्का भी गल जाएगी, आपकी सोयाबीन भी खराब हो जाएगी। यदि ऐसी जगह है जिसमें पानी भरता है तो आप लोग उसके लिए धान के लिए भी उसका चयन कर सकते हैं, उसमें धान लगा सकते हैं। जी। तो हमें ये सोच समझ के ही फसल का सिलेक्शन करें कि हमारी जमीन कैसी है। और सोयाबीन के विकल्प में और कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं किसान भाई? सोयाबीन के विकल्प में अपना जो अपन उड़द तो लगाते ही हैं, कहीं कहीं मूंग भी लगाने लगे हैं और मक्का की तो बहुत अच्छी पैदावार है यदि पानी नहीं भरता है तो। जी। ये बीच एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, सुनाते हैं उनकी बात। हेलो किसान वाणी सागर। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। को बोल रहे भैया? सब राजपूत। कहाँ से? गुआखेड़ा, तहसील मालथौन। अच्छा, तो बताओ भैया क्या चल रहा है खेती किसानी में? अब मूंग वही है। तो कितने दिन की फसल हो गई मूंग? फसल हो गई 84 दिन की। अच्छा, तो अच्छी है भैया फसल में, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं।
तो आज ये कार्यक्रम में का जानकारी चाहत भैया? ढोर है ओकला हो गो, हैं? ढोर है ओकला। मतलब पशु को क्या बीमारी हो गई है? हाँ, और मुंह पका जो मुंह में लार आती है, पैरों में सूजन आ जाती है। नहीं ओकला हो गो, खाल ओकल गई। अच्छा, खाल उकल गई। खाल उकल गई। तो अपन इसमें सुनो किसान भाई, पशुओं जैसा अपने लिए अस्पताल बने हैं, ऐसे पशुओं के लिए भी पशु चिकित्सा विभाग बना हुआ है। तो आपके जो भी क्षेत्र में वो पशु चिकित्सा अधिकारी हों, मालथोन है पशु चिकित्सालय। हाँ, तो उनको आप जरूर अवगत कराएं। और ये हम भी जो यहाँ जिलाधिकारी उनको मैसेज कर देंगे कि मालथोन में इस तरह की पशुओं में बीमारी आ रही है, ताकि वो दिखवा लें। भैया कितने पशु राखे हो? 10 तो गांठें तो नहीं पड़ रही हैं पशु की त्वचा में? गांठें नहीं पड़ रही, कह के ओकलियात खाल अच्छा अच्छा और कह के खुरिया के करके एक वो गोल गड्ढा हो जात, अच्छा। और जान के ना एक गिट्ट सी हो जात, माने उमे टुलको हो जात, तो उमे एक काथ है गिट्ट पीरी सी जांग में। अच्छा अच्छा, तो सभी पशुओं में जो समस्या हो रही है? मालथोन का सब पशु में नहीं, एक पशु में। अच्छा, एक पशु में हो रही है। हाँ, चलो भैया ठीक है, आपको जो बताई मालवीय जी ने कि मालथोन जाके भैया अपने जो पशु चिकित्सालय है उसे जाकर हम पशु को दिखाएं और उनको समाधान प्राप्त करें। ठीक है भैया, और कछु समस्या? और बीज उपचार? बीज उपचार खरीफ में का लगावे की सोच रहे भैया? खरीफ में सोयाबीन, सोयाबीन। उड़दा। बिल्कुल भैया, बीज उपचार के बारे में जानकारी दुआएं दे रहे हैं आपको, सुनो ध्यान से। किसान भाइयों, जो भी हम लोग अभी खरीफ में बीज बोएंगे तो बीज उपचार उसमें जरूरी करना है। बीज जब मिट्टी में जाता है तो वहाँ कई सारी फंगस, मतलब फफूंद, आप जानते हैं, वो फफूंद मौजूद रहती है और बीज का जो अंकुरण होता है उसको लग जाती है, तो बीज का अंकुरण को मरने की संभावना होती है। इसलिए हमको बीज उपचार करना जरूरी है। ये सबसे सस्ती दवा आती है थायरम, इसको भी हम 2.5 ग्राम एक दवा 1 किलो बीज के हिसाब से थायरम लगा दें, या ज्यादा अच्छी दवा लाना है तो विटावेक्स पावर जो बाजार में आती है, ये विटावेक्स आप लाके इससे भी अपना बीज उपचार आप कर लें, और बगैर उपचार के कोई भी बीज की बोनी आप ना करें। ठीक है भैया? जी, चलो भैया, आपने फोन लगावे कार्यक्रम में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मालवीय जी, अगलो फोन आए कि पहले हम जो जानना चाहते हैं कि अब अपन ने देखो कि मानसून के पहले की बरसात आरंभ हो गई है और पिछले 2 दिनों अच्छो पानी गिरो है अपने क्षेत्रों में, तो एको किसान भैया ने कैसे फायदा ले सकते हैं? ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारे यहाँ प्री मानसून की बरसात गिर गई है, तो किसानों को खेत के जुताई करने के लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जमीन कड़क हो जाती है गर्मी में और उसकी जुताई नहीं होती। तो अभी नमी बढ़ गई है, किसान आराम से अपने खेतों की जुताई कर लेंगे। और हमारे पशुओं के लिए भी जो भूसा वगैरह रखना है वो संभाल के भी रख लें, क्योंकि बरसात में खराब हो जाता है वो जी। और हमारे जो पशु हैं इनको टीके भी लगवा ले, जैसा अभी किसान ने बताया था कि पशु बीमार हो रहे हैं जी। ए बीच एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, सुना था उनकी बात। हेलो हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जयराम जी जयराम जी भैया, कुआ बोल रहे हैं अपन? हम कुआ खगड़ा से बोल रहे, कमर सिंह राजपूत। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। बताओ भैया, का समस्या लेके आए हो? क्या कह रहे कि सर हम बताए, इमली को पेड़ों सूख रहा है ऑटोमेटिक, उसके लाने का करे सर? काय को पेड़ों सूख रहा भैया? इमली को? जी सर। अच्छा, तो एक ही पेड़ों लगाए का? एक नहीं, कम से 5-6 पेड़ लगे थे सर, एक पेड़ सूख रहा हूँ से। अच्छा अच्छा, कितना पुराना पेड़ है? कम से कम 10 साल पुराना पेड़ है। चलो भैया, आपके लाने जानकारी दे रहे हैं मालवीय जी, सुनो ध्यान से। जी सर। किसान भाइयों, क्या होता है, हमारे जो वृक्ष होते हैं, आपने देखा होगा कई बार आम के वृक्ष भी सूख जाते हैं। जी सर। इसमें एक कीड़ा होता है जिसको हम तना छेदक कीड़ा बोलते हैं। आप देखोगे उसके ऊपर कुछ जैसे अपनी कुछ बुरादा जैसा निकलता है जी। और वो बुरादा क्या होता है, वहाँ इल्ली अंदर घुस जाती है उस तने में, छेद करके, और अंदर ही अंदर तने को खाती रहती और वो बुरादा बाहर निकालती रहती। तो आम में अक्सर समस्या आती है। इमली का तो हम पहली बार सुन रहे हैं, पर आम में अक्सर आप जाओगे किसी गांव में तो उसमें 2-1-2 पेड़ आपको मिल ही जाएंगे सूखे हुए। ये अमरूद में भी इसी तरह का होता है। अमरूद में भी आप देखोगे बुरादा, वो जाले बना के, वो जैसे मकड़ी के जाले होते हैं, उसमें वो बुरादा लटक जाता है। तो उसको आप यदि साफ कर दो, और यदि आपको ऐसा छेद दिखता है उस तने के ऊपर, तो उसमें या तो थोड़ा सा मिट्टी का तेल में अपना कपड़ा भिगा के उसमें अंदर एक किसी नुकीली चीज से अंदर उसको कर दो, उस कपड़े को उस छेद में, और ऊपर से मिट्टी से बंद कर दो, ताकि अंदर गैस बनेगी तो जो कीड़ा है वो मर जाएगा। और यदि ये नहीं करते हैं तो कोई इंसेक्टिसाइड दवाई भी आप उसमें डाल के छेद को बंद कर सकते हैं। और जो भी आपके फल वृक्ष हैं उनको हमारे हिसाब से बोर्डो पेस्ट कर देना चाहिए साल में 2 बार।
बरसात शुरू होती है जब जो भी पेड़ है आपके आम के हैं, अमरूद के हैं या जो भी है, तो उनको बोर्डो पेस्ट आता है, नीला थोथा रहता है उसमें, और उसमें चूना मिला के बोर्डो पेस्ट बनता है। इसको पुताई कर देना चाहिए। और यदि वो नहीं पुताई करते हैं तो जो भी इल्ली मार दवाई आप लाते हैं, साल में 2-3 बार उन पे स्प्रे कर दे तनों पे। उसको जो भी इल्ली मार दवा आपके पास उपलब्ध हो तो निश्चित रूप से आपके वो नहीं होंगे। और तुरंत इलाज के लिए तो अभी आप उसमें छेद ढूंढे, जहां से बुरादा निकल रहा है उसमें पेट्रोल या मिट्टी में भिगा के कपड़े को, छोटा सा कपड़ा उस छेद में अंदर करके मिट्टी से बंद कर दो, तुरंत वो कीड़ा मर जाएगा। चलो, उम्मीद है भैया ये जानकारी को फायदामंद उठे हो। आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ, ये खिलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मालवीय जी, अपन बातचीत कर रहे थे खरीफ फसलों की तैयारी के बारे में। ये बारे में और क्या जानकारी हमारे किसान भैया को आप दे वो चाह तो किसान भाइयों को अभी तो जैसे मैंने बात करी थी पशुओं की, तो पशुओं की तैयारी कर ले। अपना भूसा जितना भी साल भर उपयोग होना है उसको ढक के बढ़िया सुरक्षित रख ले। पशुओं को टीके लगवा दें जी। जैसे अभी किसान ने कहा था बीमार होते हैं तो टीके भी इस टाइम लगते हैं मई जून में जी, तो टीके लग जाएंगे। और पशुओं को जैसे भैंसों को तो लोग नहलाते हैं, लेकिन गाय यदि पाली है तो महीने में एक आध बार गाय को भी नहला देना चाहिए साबुन लगा के बढ़िया ब्रश से जी। यदि आप इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पशु कम बीमार होंगे जी। दूसरा, यदि कोई पशु में बीमारी दिखती है तो उसको तुरंत अलग बांधने लगे, सारे झुंड में न रखें, उससे दूसरे पशु भी बीमार होते हैं। तो ये पशु की बात हो गई। दूसरा, हमारी खेती की बढ़िया अच्छी है, बरसात प्री मानसून हुई है, नमी बढ़ गई है, तो बढ़िया खेतों की जुताई कर ले तो खेत आपके बढ़िया तैयार हो जाएंगे। और यदि किसी तरह का देसी खाद यदि आप खेत में देना चाहते हैं तो ये पूरी मानसून में जो बरसात हुई है इस नमी में आप खेत में खाद भी दे सकते हैं। दूसरा, आप अपने प्लानिंग कर ले कि हम खरीफ में कितनी फसल, कौन कौन सी क्रॉप लगाएंगे, कौन कौन सी फसल लगाएंगे, उसके बीज की व्यवस्था अभी से बना ले। होता क्या, किसान के पास बोने का टाइम आ जाता है और किसान फिर ताबड़तोड़ में जो भी उपलब्ध होता है वही बीज बो के फुर्सत होता है। तो पहले से हम तैयारी करेंगे महीना 15 दिन पहले, तो निश्चित रूप से हम लोग अच्छी पसंद की वेराइटियां ढूंढ पाएंगे जी जी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने किसान भैयारों के लाने दी। और जैसे जो बरसात को समय होते वृक्षारोपण के लाने भी बहुत महत्वपूर्ण समय होते, तो अपने क्षेत्र में किसान भैया कौन कौन से फलदार वृक्ष लगा सकते हैं और उनकी तैयारी कैसे क्या करेंगे? किसान भाइयों, अच्छी बात है, आपने बढ़िया कहा। खेती बाड़ी, अकेली खेती में हम सोयाबीन और गेहूं चने लगा के हम बहुत फायदा नहीं ले पाएंगे। खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कई सारे हमारे आमदनी के साधन होना चाहिए जी। तो पहला तो है पशुपालन, तो पशुपालन भी हम करें तो क्या आज बहुत मॉडर्न किसान हो गए हैं, आधुनिक किसान हो गए हैं, तो पशु नहीं पालते हैं, कौन गोबर से हाथ लगाएगा। जब पशु नहीं पालते हैं तो भूसा भी बेच दोगे आप, यदि पशु पालोगे तो भूसा का उपयोग हो जाएगा और खाद बन के वापस खेत में पहुंच जाएगा। तो ये एक दूसरे का पूरक है, पशुपालन और दूसरा वृक्षारोपण जी, सब्जी उत्पादन, ये बहुत जरूरी है किसान के लिए। मालवीय जी, ये बारे में और आगे अपन बातचीत कर रहे हैं। ये दौरान एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, सुनाते हैं उनकी बात। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। हाँ सर, जयराम जी रज्जोइया। जयराम जी भैया, को बोल रहे हैं अपन? जी सर, ग्राम बिजौली, जिला सागर, मध्य प्रदेश सर, गोलूहर बात कर रहे थे सर। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपको ये कार्यक्रम में। जी सर। तो बताओ भैया, क्या चल रहा है खेती किसानी में? सर अभी तो मतलब खेत खाली पड़े हैं सर जी, मतलब तो मूंग तो सर अभी मतलब काटने वाली कुछ दिनों बाद। अच्छा, मूंग बैती? हाँ सर, मूंग बाई थी, तो मक्का लगावे की सोच रहे थे फिर सर आप। बिल्कुल भैया, मक्का अच्छी फसल होते भैया। और मूंग में कौन रोग दोग तो नहीं लग रहा है? फिर मुझे लग रहा था सर, मतलब पत्ते वो तोड़ रहे थे किल्ली सर। अच्छा अच्छा, हाँ। चलो भैया ठीक है। तो दवाई से कछु फायदा भाव, कौन सी दवाई डाल रही थी? सर वो ध्यान नहीं है, कौन सी दवाई डाली थी, लेकिन सर वो ठीक हो गई अब तो। चलो भैया, अच्छी बात है। तो मक्का की खेती की जानकारी आप चाहत हो? हाँ सर, क्वालिटीदार बीज बताओ सर। तो बिल्कुल भैया, आपके लाने जानकारी दे रहे हैं हमारे स्टूडियो में पधारे मालवीय जी, सुनो ध्यान से। नमस्कार सर। नमस्ते किसान भाई, बहुत बढ़िया अच्छी बात है आपने मक्का की सोची है, क्योंकि सोयाबीन का अल्टरनेट हमें ढूंढना पड़ेगा। मक्का के लिए एक बात जरूर ध्यान रखना कि वहाँ पानी नहीं रुकता हो, बरसात का पानी न रुके ऐसी जगह में बोना है ना। दूसरी बात, यदि बीज की बात करें तो प्राइवेट कंपनियों के भी बहुत अच्छे संकर बीज, संकर मतलब हाइब्रिड बीज आ गए हैं। दूसरा, ये एनएससी थोड़े हाइब्रिड बीज जो प्राइवेट के होते हैं थोड़े से महंगे होते हैं, पर एनएससी जो है बीज जो आए हैं सस्ते हैं, तो एनएससी के से भी आप बीज आप खरीद सकते हैं, मक्का के बीज। और आप बोनी में इसमें सबसे पहले बोनी करना, आप पहली बरसात जब हो जाए तो आप
मक्का की बोनी कर देना। मक्का लेट बोते हैं तो पैदावार उसकी कम आती है, क्योंकि उसमें सूट बोरर नाम का कीड़ा लग जाता है। सूट यानी सबसे ऊपर जो पत्ती होती है ना, जो बढ़वार करती है, उसको उसमें छेद करके ना वो कीड़ा इल्ली अंदर घुस जाती है जी। तो आप मक्का की बोनी सबसे पहले करना, और हो सके तो आप डिबलिंग यानी हाथ से जो एक एक दाना डालते हैं ना अपन, ऐसे डिबलिंग विधि से आप करोगे तो आपका बीज का खर्चा भी कम आएगा। और उसकी दूरी पौधे से पौधे और लाइन की दूरी का जरूर आप ध्यान रखना। नहीं तो किसान भाई क्या करते हैं, सीड्रिल से बोते हैं और वही सोयाबीन की सीड्रिल और वही मक्का में कर देते हैं जी, और ऐसी उसी से तुअर बो देते हैं, इसलिए घनी हो जाती फसल। अच्छा मालवीय जी, मक्का के संग कोई और फसल की अंतर्वर्ती खेती भी करी जा सकत है? बिल्कुल, यदि अंतर्वर्ती खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मक्का आप 2 लाइन मक्का की लगा दें और आप 4 लाइन उसकी सोयाबीन की लगा दें या उड़द की लगा दें जी। हाँ, या 4-2 भी कर सकते हैं और या 4-6 भी कर सकते हैं। आपका सोयाबीन और उड़द की 6 लाइन भी लगा सकते हैं, उसके बाद 2 लाइन लगा दें जी। तो ये अंतर्वर्ती खेती जब लगाते हैं इस तरह से आप तुअर का भी कर सकते हैं। सोयाबीन के साथ में तुअर भी लगा सकते हैं आप जी। तो ये अंतर्वर्ती फसल लेने से अभी आपकी जब तक सोयाबीन 2-2.5 महीने में 3 महीने में पक जाती है तब तक तुअर का विकास ही नहीं होता है। बाद में तुअर पूरी फैल जाती है, पूरा खेत कवर कर लेती जी, है। जी। और ऐसे ही मक्का भी आप देखोगे कि प्योर मक्का बोने की बजाय यदि उसको अंतर्वर्ती खेती में लगाते हैं तो ज्यादा फायदा करेगा। जी जी। मालवीय जी, बरसात को समय खासतौर से वृक्षारोपण के लाने बहुत महत्वपूर्ण समय होते, तो इके लाने कौन कौन सी तैयारी जरूरी है, ये बारे में कछु बताएं। किसान भाई क्या करते हैं, मैंने देखा वृक्ष भी लगाते हैं, लेकिन एक तो ना तो उसके लिए गड्ढा खोदते हैं, ना ही उनकी दूरी का कोई ध्यान रखते हैं जी। तो ये 2 बातें गड़बड़ हो जाती है। मतलब पौधे से पौधे की दूरी जरूरी है कि वो कितना फैलेगा, उस हिसाब से उनकी दूरी रखें हम जी। और गड्ढा करना, किसान ले जाता है और लगा देता है पौधे को, अब उसके नीचे कहीं पत्थर होंगे, हार्ड चट्टान होगी तो उसकी जड़ें विकास नहीं होता। और अलग अलग फलदार वृक्ष जो हैं उनकी हिसाब से अलग अलग दूरी होती है। दूरी क्या उसके फैलने के ऊपर होता है जी। जैसे आम है खूब फैलता है तो उसकी ज्यादा दूरी रखते हैं, अमरूद कम फैलता है तो उसकी कम दूरी रखते हैं। नींबू है कम फैलता है तो उनको 4-4 मीटर के वो दूरी पे भी लगा देते हैं जी। ये बीच एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। हाँ, राहुल सोनी बोल रहा है कटरावाट से। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपको ये कार्यक्रम में। बताओ भैया क्या समस्या आ रही है? क्या पूछ रहे भाई साहब? हाँ भैया, कि वो जून में कौन सी सब्जी लगाएं? जून में कौन सी सब्जी लगाएं? हाँ। अच्छा अच्छा, तो कितने एकड़ में लगावो चाहत भैया? है वो किचन गार्डन में। किचन गार्डन में आप सब्जी लगावो चाहत हो? हाँ। चलो भैया, आपके लाने जानकारी दे रहे हैं मालवीय जी, सुनो ध्यान से। आओ। किसान भाई आप भी सुन रहे हैं और जितने सब किसान भाई सुन रहे हैं सभी को ये बहुत अच्छी बात है कि किचन गार्डन का मतलब अपने घर के पास में जो छोटा सा अपन गार्डन लगा लेते हैं, जरा सी जगह में सब्जी बोले तो वो किचन गार्डन, तो ये अच्छी बात है। हमारे यदि किचन गार्डन होगा तो हमारे घर ही सब्जी हमें मिल जाएगी जी। सबसे पहले तो हम लोग बेल वाली सब्जी में लौकी लगाएं, लौकी, इसके बाद गिलखी वगैरह भी लगा लें, ज्यादा जगह हो तो करेले लगा लें और इन बेलों को रस्सी की सहायता से ऊपर चढ़ा दें दीवारों पे। ज्यादा जगह हो तो आप 2-4 पौधे मिर्ची के लगा लें, 2-4 पौधे टमाटर के लगा लें, थोड़ा बहुत धनिया वनिया लगा लें। गिलखी, लौकी, करेला, ये बेल वाली सब्जी तो बताई ही हमने। वो सेम जो आती है बल्लर, यदि ज्यादा जगह है तो आप बाल्लोर भी जो आती है सेम जिसको बोलते हैं जी, वो भी आप लगा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे इन किसान भैया के लाने ये जानकारी से फायदा हुई है। और एक पहले अपन बातचीत कर रहे थे फलदार वृक्षों के बारे में, तो ऊपर फिर से अपन चर्चा कर रहे हैं, आप जानकारी देवें ये बारे में। तो किसान भाइयों जरूरी हमारे यहाँ वृक्षारोपण जरूर करें जी। यदि आप खेत में करना चाहो तो खेत में भी करें, इसके लिए योजना भी है। और नहीं तो आपकी मेड़ों पे जरूर लगा लें, क्योंकि मेड़ तो हमारी खाली पड़ी रहती है जी जी। फसल खेतों में बोते हैं, मेड़ों के ऊपर आप कहीं ना तो जो सेजना होता है ना अपन जिसको मुनगा बोलते हैं, मुनगा अभी बाजार में 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो तक की उसकी फलियां बिकती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यदि आप मेड़ों पे लगा देंगे इसको तो ये दाल वाला पेड़ है, फली वाला है, और जो भी फली वाली फसल हो चाहे पेड़ हो उसमें जड़ों में नाइट्रोजन होता है और वो उसकी पत्तियां और जो भी उसको मतलब वो हमारे खेतों के लिए फायदेमंद है और बड़ी तेजी से बढ़ता है और आपको 6 महीने बाद ही वो फल देने लगता है। तो यदि आप बीज से लगाते हैं तो बीज बाजार से ले आएं और अपनी मेड़ों पे लगा दें बरसात शुरू होते में। और यदि बीज से नहीं लगाते हैं तो आपके गांव में कहीं या जानकारी में हो कोई पेड़ खड़ा हुआ अच्छा सोजना का जो अच्छी फल दे रहा है, आपको विश्वास है, तो उसकी कटिंग भी लग जाती है। अच्छा। हाँ, मेड़ों पे आप बरसात जब अच्छी हो जाए, नमी पर्याप्त हो जाए, तब आप बरसात में उसकी कटिंग भी लगा देंगे
तो निश्चित रूप से आपके मेड़ों के ऊपर सुरजना हो जाएगा और आपकी फसलों को ये किसी तरह का नुकसान नहीं करता है। तो इससे आपकी एक अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इधर यूपी में तो आप लोग कभी जाने का मौका मिले तो आप देखना मेरठ तरफ पापलर नाम का एक वृक्ष होता है जो हर एक खेत के मेड़ों पे लगता है। पत्ते उसके पीपल जैसे चौड़े होते हैं और उसकी लकड़ी से माचिस की तीली बनती है। जी। और एक एक पेड़ 3-3, 4-4 हजार की कीमत में बिकता है। जी। तो किसान को हर 3-4 साल में पेड़ का कटिंग से बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है। और हमने सुनी ये टीकमगढ़ तरफ ये मुनगा की जड़ों से जो अड़िया को अचार भी अच्छो बनत है, एक के बारे में अच्छो प्रचलन होता है, बड़ा पौष्टिक मानो जाता है जो। हाँ, ये अचार का भी है और दूसरा इसकी जो मुनगा है इसकी फलियां भी बहुत पौष्टिक होती है। जी। तो जो अपने स्वास्थ्य के लिए चिंता रखते हैं थोड़ा बहुत, मैं तो सभी लोगों को सेजना की फलियों की सब्जी खाना चाहिए और थोड़ी बहुत उसकी पत्तियों को भी अपन सब्जी में डाल सकते हैं जी, ताकि हमें पूरा पोषण मिल सके। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये जानकारी के लाने। एक और जानकारी आपसे हम चाहते हैं, जैसे एक खरीफ के मौसम में कई किसान भैया रहे प्याज की खेती भी करवो चाहते हैं, प्याज की खेती कर भी रहे हैं अपने क्षेत्रों में, तो प्याज की खेती कैसे लाभदायक हो सकता है, थोड़ी सी ये बारे में भी जानकारी दें। प्याज की खेती बरसात में किसान भाइयों को फायदा इसलिए दे सकती है साहब कि ये उधर सितंबर के लगभग निकलती है, सितंबर अक्टूबर में निकलती है बरसात के आखिरी में जी। तब प्याज जो अभी गर्मी का प्याज है सब लगभग कम हो जाता है जी। और बाजार में प्याज की मांग बढ़ जाती है। तो उस टाइम यदि प्याज निकलेगा तो निश्चित रूप से उसका भाव आता है। पर बरसात में क्या थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता ही है और इसमें वीड ज्यादा, मतलब खरपतवार ज्यादा होते हैं जी। तो किसान भाइयों को निंदाई वगैरह टाइम से करना पड़ेगी और वीडीसाइड डालनी पड़ेगी। यदि अच्छी किस्म का बीज आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से खरीफ वाला प्याज भी किसान भाई को फायदा देता है जी। और किसान भैयारों को जो भी सीखो चाहिए कि बाजार में प्याज अपनी जो उपज है प्याज की उपज कब उतारें। खरीफ की प्याज को रेट जो आ जाए उस टाइम निकाल सकते हैं किसान भाई जी। उसमें बाजार का मार्केट का ध्यान तो रखना जरूरी है किसान को। उस टाइम 8-15 दिन अपन आगे पीछे भी कर सकते हैं, यदि भाव कम है तो अभी 15 दिन रोक दी प्याज को जी जी। और यदि ज्यादा भाव आ गया तो आप 15 दिन पहले भी खोद सकते हैं जी। तो इस तरह से बाजार का भाव का भी किसान को ध्यान रखना पड़ेगा जी। अब जैसे अब मानसून के पहले बरसात तो शुरू हो गई है, लेकिन अब जो समय भी चल रहा है अनाजों के भंडारण को भी और बीज के भंडारण को भी, तो अनाज के भंडारण के लाने आप किसान भैया बिन्नारों के लाने का सलाह देवो चाहो। किसान भाइयों, एक जो हम पैदा करते हैं मेहनत से अनाज को और जब भंडारण में रख देते हैं, घर में रखते हैं, तो बहुत सारा अनाज आप देखते हैं कि कहीं कीड़ा लग जाता है, कहीं फफूंद लग जाती है और खराब हो जाता है जी। एक मोटा अनुमान है कि लगभग 10% अनाज हमारा पैदावार होता है उसका खराब होता है, या तो कीड़ों से होता है या फफूंद से होता है या चूहे से होता है। तो खराब होने का एक मुख्य कारण है नमी। यदि हमारे जो भी हमारा अनाज है, बीज है, यदि इसमें नमी की मात्रा अधिक रही तो निश्चित रूप से वो खराब होगा जी। उसको कोई भी दवा नहीं बचा पाएगी। तो हम ये देख लें कि हमारा अनाज में नमी ज्यादा ना हो। 10% एक उचित रहती है, पर ज्यादा नमी की पहचान आप कैसे करोगे जी। उस दाने को अपने दांत से चबाओगे, यदि वो अच्छी कट की आवाज से टूटता है तो आप मान के चले कि आपका अनाज, आपका बीज सूखा हुआ है। और यदि थोड़ा दबता है, वो टूटने की बजाय दबता है, तो आप मानेंगे उसमें नमी ज्यादा है। उसको और धूप में, अभी मौसम साफ होगा फिर धूप तेज होगी, उसमें आप सुखा लें जी। और ये बीच एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हाँ भैया, क्या बोल रहे? राहुल सोनी बोल रहा है, फोन कट गया तो अब। अच्छा, बताओ भैया। राहुल जी, फिर से स्वागत है आपको एक कार्यक्रम में। क्या कह रहे भैया? हाँ भैया। टमाटर में कौन सी प्रजाति अच्छी है? टमाटर लगावो चाहता आप? चेरी वाले। अच्छा, ये चेरी वालो टमाटर लगावो चाहते हैं और उसकी प्रजाति की जानकारी चाहते हैं, तो जानकारी दे रहे हैं आपके लाने मालवीय जी। हाँ। एक्चुअल में क्या है, ये चेरी वाला जो टमाटर आप जानकारी मांग रहे हैं, अब ये क्या है, कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग ये दोनों समान अलग अलग विभाग हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर से थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन किसी अच्छी कंपनी का जो आप पुराने अपने किसान जो आसपास जिनने लगाया हो, अनुभव इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम आसपास का जैसे बात करें किसानों से, तो अपने यहाँ जो भी पिछले सालों में जो अच्छा सक्सेस रहा हो कोई वैरायटी, उस वैरायटी का आप लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर देसी में हो बिना चेरी वाला? देसी में क्या होता है, देसी टमाटर में टिकाऊपन कम होता है उसमें,
हाइब्रिड में तो आपको किसी प्राइवेट कंपनी का ही लेना पड़ेगा। फिर भी आप हार्टिकल्चर से थोड़ा सा संपर्क कर लेंगे तो उनके यहाँ भी कुछ बीज वो मंगवाते हैं हार्टिकल्चर वाले, तो आपको वो सब्सिडी में भी दिलवा सकते हैं बीज। तो यहाँ बीज भंडार पे बीना से ले लेंगे? नहीं, बीज भंडार में भी आप पता कर लो आसपास जो वैरायटी पिछले सालों में अच्छी सक्सेस रही हो वो वैरायटी लेना आप अपने हिसाब से बताइए। नहीं, हमारे हिसाब से तो क्या है कि आप हार्टिकल्चर से संपर्क करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीज वो सब्सिडी से दिलवा देंगे आपको। टमाटर का बीज बहुत महंगा होता है, टमाटर का मिर्च का जो हाइब्रिड भी महंगा होता है, तो आपको सब्सिडी दिलवाएंगे वो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। हाँ सर जी नमस्ते। नमस्ते भैया, कुआ बोल रहा है? सर जी हम हल्ले विश्वकर्मा बोल रहे थे सर जी, ग्राम पिंदरा, जिला दमोह, तहसील पथरिया से। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है हल्ले भैया। तो बताओ भैया, आज ये कार्यक्रम में क्या जानकारी चाहत हो? हमारा प्रश्न जो है सर जी, हाँ, हमारे यहाँ सर जी एक नींबू का पेड़ लगा हुआ है। अच्छा, वो सर जी वो सूख रहा है। तो कितने साल को होगा भैया? सर जी वो होगा 4-5 साल का होगा। पहले अच्छा। तो फरता था, हाँ, पर साल नहीं फरा है और यहाँ तो फरो। अच्छा। लगो तो सूख रहा सर्वम ही बोल रही। अच्छा, सूख भी रहो है और जी। चलो भैया, आपकी समस्या को निदान कर रहे हैं मालवी जी। सर पानी भी डालते हैं और पहले तो आप ये देखना क्या नींबू ऊपर से सूख रहा है, डाली ऊपर से सूखता आ रहा है कि नीचे से सूख रहा है? ऊपर से जी, पत्ता झड़ अपने आप पत्ता गिरते हैं। हाँ, तो अब आप एक काम देखना, उसमें कहीं से लकड़ी जैसा बुरादा, लकड़ी का बुरादा जैसा कहीं से निकल रहा हो तो उसमें कोई इल्ली छेद करती है तो वहाँ पेट्रोल या डीजल एक कपड़े में लगा के उसमें बंद करना है छेद को और मिट्टी से बंद करना है। दूसरा, अब दोपहर के टाइम में देखना उसकी छाया जो रहती है वहां तक निशान कर लेना और लगभग 6 इंची मिट्टी उसकी खोद लेना। उस मिट्टी में कुछ देसी खाद मिला लेना, पूरा सड़ा हुआ खाद देसी डालते हैं, भूरे का खाद तो डालते हैं नहीं, उसमें सड़ा हुआ, कभी भी कच्चा खाद नहीं डालना। और कोई दवा मिला देना आप, जिससे कि कोई दीमक वगैरह का असर हो तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है। उसमें कुछ थोड़ा बहुत डीएपी वगैरह भी डाल देना आप, है ना, 1-2 किलो यूरिया डाल देना उसमें और वापस उस मिट्टी में मिला के फिर से भर देना उसको। फिर उसकी सिंचाई करोगे तो उसमें जो कीड़ा है वो मर जाएगा, है ना। और जो डाली सूख गई है उसकी कटाई कर देना, काट देना सूखी डाली। ठीक है भैया। जी सर। चलो भैया, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ, इके लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इके अलावा मालवी जी, ये मौसम में किसान भैयारों के लाने का सामयिक सलाह आप देवो चाहें, ये बारे में बताएं। किसान भाई, एक तो सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखें कि जब अपनी खरीफ की प्लानिंग करें कि कितने खेत में सोयाबीन बोएंगे, कितने में उड़द बोएंगे, क्या मक्का बोएंगे, कौन कौन सी फसल बोएंगे, ऐसी योजना बनाएं तो घर के सभी लोग बैठ जाएं पहले कि भाई फला खेत में पिछली बार ये बोया था, अब इस बार ये बोना है। ऐसी प्लानिंग पहले कर ले। तो प्लानिंग करने में हमें ये देखना है कि जिस खेत में पिछले सीजन में हमने सोयाबीन बोया था उसमें अब इस बार मक्का लगाएं। मतलब फसल चक्र अपनाएं हम लोग। फसल का बदला होना जरूरी है जी। जिस खेत में जो फसल पिछली बार बोई थी उस खेत में वही फसल डबल में रिपीट ना करें जी। एक ही फसल को लगातार बोने से फसल की बीमारियां, कीड़े बढ़ जाते हैं और हमारी पैदावार कम होती है। ये तैयारी कर लें कि कौन कौन सा फसल लगाएंगे, कितना कितना बीज लगेगा, उसका बीज उपचार की कौन कौन सी दवाई रहेगी, ये सब की तैयारी हम अभी कर लें और अपने घर में रख लें तो ज्यादा उचित रहेगा। किसान भाई, जब पानी गिर जाता है, अचानक बोनी करना होता है तो जो बीज मिलता है वो बो देते हैं, उपचार हुआ कि नहीं हुआ, और फिर बाद में हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते। बिल्कुल मालवी जी, कहन भी लगत है कि 13 का तक 3 आषाढ़ और जो चूको सो गौ बाजार। तो समय को बहुत महत्व है खेती किसानी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मालवी जी, आपको इतनी उपयोगी जानकारी देवे के लाने। और यही के संगे आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम इतना ही संपन्न हो रहा है। आज के ये कार्यक्रम में हमारे जो कृषि विशेषज्ञ श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे श्री BL मालवीय जी, उप संचालक कृषि सागर। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी और कार्यक्रम को संयोजन हतो दीपक निषाद को।